नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। अब अगर सरकार का बजट पहले ही बन चुका होता है तो फिर साल में दोबारा इस तरह के बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इस अनुपूरक बजट में क्या क्या किस किस मद में बजट का प्रावधान किया गया है और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अनुपूरक बजट होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि आपके परीक्षोपयोगी तथ्य इसमें क्या क्या हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट 2026 बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की समग्र रूप से तैयारी कराता है। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी, दोनों में भी उपलब्ध है। अब यहाँ पर ऑफलाइन मोड में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्रयागराज लखनऊ शाखा से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अगर आप चाहते हैं तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं, 600 प्लस घंटों की कुल क्लासेस के माध्यम से इस प्रीलिम्स और मेंस की समग्र तैयारी को कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर विशेषता यह है कि कोर्स जिस दिन शुरू होता है उस दिन से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो उस दौरान आप जितनी बार चाहें इसके वीडियोस को देख सकते हैं। साथ साथ ये कोर्स अगर आप लेते हैं तो 2 साल तक के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको निःशुल्क मिलती है इस कोर्स के साथ, यानी कि उसके लिए अतिरिक्त भुगतान की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कोर्स के विषय में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इसके फीचर्स और विस्तार से दिए हुए हैं। साथ साथ उसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कॉल कीजिए 8750187501 पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खबर की। तो खबर यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो अनुपूरक बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। अब ये कब प्रस्तुत किया है तो 4 अगस्त 2026 को ये प्रस्तुत किया गया है। तो 4 अगस्त की तिथि भी आपको याद रखनी है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो मानसून सत्र के दौरान जो वित्त मंत्री हैं आपके राज्य के, उनके द्वारा, यानी कि सुरेश खन्ना जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम इसके विषय में समझेंगे कि अनुपूरक बजट होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और जो 59,019.54 करोड़ रुपए हैं। चूंकि आपको एक बात बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस अनुपूरक बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें दो बात निकल कर आ रही है। एक तो देखिए सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2026-27, तो देखिए वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक के समय को हम क्या कहते हैं कि वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक, अब इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही जो मूल बजट होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अब उस मूल बजट में कुछ अगर नई परियोजनाएं शुरू करना हो, या पहले से चल रही कोई योजना है उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, या आपातकालीन कुछ अन्य परिस्थितियां आ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति के लिए जो प्रोविजन किया गया है वो किया गया है पूरक बजट का। पूरक बजट यानी अनुपूरक बजट या अनुपूरक अनुदान मान भी इसको कहा जाता है, यानी कि वह अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति जो कि सरकार द्वारा किसी चालू वित्तीय वर्ष में मूल बजट का धन कम पड़ने पर संसद या विधानसभा में पेश किया जाता है। और इसके लिए आर्टिकल 115 में प्रोविजन भी है, यानी कि अनुच्छेद 115 में प्रोविजन भी है। तो इसे कहते हैं अनुपूरक बजट। अब यहां पर बात करेंगे इसके विषय में। यही अनुपूरक बजट जो है उत्तर प्रदेश के मूल बजट से जो भी प्रस्तुत किया गया है 6.47%, इसका मतलब हम कह सकते हैं मूल बजट में अगर देखेंगे तो उसकी हिस्सेदारी 6.47% अगर कंपेयर करेंगे तो उतना बजट है ये अनुपूरक बजट। यानी कि मूल बजट आपका कितना था तो 9,12,696.35 करोड़ रुपए था, जो कि वित्त वर्ष के शुरू में आप देखेंगे तो वित्त वर्ष शुरू होने से पहले जो प्रस्तुत किया जाता है मूल बजट से आप परिचित ही होंगे। अब इसमें इस मूल बजट में 59,019.54 करोड़ रुपए जो है वो अनुपूरक बजट है, यानी कि इसकी आवश्यकता पड़ी है इसलिए इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक, अब इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाया जाता है जो कि मूल बजट के लिए जो प्रक्रिया होती है, इसको भी उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए इसको अगर अनुपूरक बजट को मूल बजट को दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो अब यह आकार राज्य के नए बजट का आकार कितना हो गया है तो 9,71,715.89 करोड़। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूप में ये परीक्षा में भी देखे जा सकते हैं। तो मूल बजट 2026-27 जो था उसमें अनुपूरक बजट के ऐड होने के बाद नए राज्य का नया कुल बजट इतना हो गया। अब ये अतिरिक्त जो बजट है मुख्य रूप से जितनी भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं उसको और ज्यादा गति देने के लिए, नई योजनाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और जो बेसिकली पूंजीगत निवेश होता है उसको बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। ठीक, अब एक एक करके बात करते हैं।
कि किसमें क्या, इस बजट के माध्यम से, अनुपूरक बजट के माध्यम से किसको इस बजट में क्या व्यवस्था की गई। यानी कि अगर देखें अनुपूरक बजट का टोटल आकार कितना है तो 59,019.54 करोड़ रुपए। इसमें राजस्व व्यय कितना है तो 17,399.50 करोड़। इसमें राजस्व व्यय होता क्या ये भी समझ लीजिए। राजस्व व्यय का मतलब ऐसा खर्च जिससे कोई नई एसेट या संपत्ति नहीं बनती है, यानी कि वो जरूरी खर्च होते हैं, जैसे कि कर्मचारियों का वेतन हो गया, पेंशन हो गया, बिजली बिल हो गया, है ना, सब्सिडी जो दी जाती है, ये सब क्या है, ये राजस्व व्यय है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, जो कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च होता है, जिससे कि हम कोई एसेट या संपत्ति भविष्य में उसका निर्माण नहीं करते हैं, तो उस पर व्यय जो है वो कितना है 17,399.50 करोड़ रुपए। दूसरा पूंजीगत व्यय है, ठीक, यह है 41,620.04 करोड़ रुपए। इस पर मुख्य फोकस दिया गया है, यानी कि 59,000 में से 41,620.04 करोड़ रुपए अगर पूंजीगत व्यय पर दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, जिसके अंतर्गत हम ऐसी चीज पर व्यय करते हैं कि उससे स्थायी परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स का निर्माण हो। जैसे हमने सड़क बनाने पर खर्च किया, जैसे हमने पुल बनाने पर खर्च किया, जैसे हमने मेडिकल कॉलेज बनाने पर खर्च किया, सिंचाई पर खर्च किया, बिजली संयंत्र इत्यादि। समझ गए आप? तो ये क्या है, ये पूंजीगत व्यय है। इसका मतलब ये सरकार का मुख्य फोकस अगर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया है, तो हम भविष्य के एसेट्स को ध्यान में रख के इस खर्च को देख सकते हैं कि सरकार ने भविष्य में परिसंपत्ति का निर्माण करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च किया है। अब नई मांगों के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो 7,854.25 करोड़ रुपए किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे जो नई मांगे, जैसे वो योजनाएं जो मूल रूप से जो बजट जब आया तो उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन अब वो योजनाएं आ गई हैं, तो उसको नई योजनाओं के रूप में आप देख सकते हैं। तो 7,854.25 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत आ गया। अब सरकार के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट भी निर्धारित सीमा के भीतर है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा यानी कि जब कुल खर्च जो होता है कुल आय से ज्यादा होता है तो राजकोषीय घाटा होगा। अब उस राजकोषीय घाटे की स्थिति में, जैसे राज्य को राजकोषीय घाटा हुआ, बहुत ज्यादा अगर राजकोषीय घाटा हुआ तो उसके लिए राज्य जिम्मेदार होगा, लेकिन इसके लिए एक सीमा बना दी गई है। FRBM एक्ट जो है, FRBM एक्ट जो है, इसके अनुसार एक सीमा बनाई गई है। जैसे कि FRBM एक्ट मतलब कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यों के लिए वित्तीय घाटे की जो सामान्य सीमा है, कोई भी राज्य जो होगा उसमें वित्तीय घाटे की सामान्य सीमा अगर उस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP, किसी भी राज्य के GSDP, ठीक, यानी कि उस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अगर 3% है, अगर 3% या उसकी सीमा के अंतर्गत है, तो ऐसी कंडीशन में विशेष परिस्थिति में केंद्र द्वारा इस सीमा तक अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। तो यहां पर सरकार के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट इस निर्धारित सीमा के भीतर है। FRBM के तहत जो 3% का दिया गया उसके भीतर है, यानी कि राज्य को विशेष परिस्थिति में अगर इस सीमा के अंदर अंतर्गत है तो केंद्र द्वारा विशेष छूट दे दी जाती है। तो यहां पर यह स्थिति भी है। कुल मिलाकर इसमें जो मेन ध्यान दिए जाने वाली चीज है वो है कि पूंजीगत व्यय जो है उस पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया है, और साथ साथ अन्य मदों पर कितना व्यय हुआ ये आप याद रखेंगे। अगर विभागवार हम आवंटन देखें कि किस डिपार्टमेंट को कितना मिला है तो इसको भी एक नजर देख लें, तो भारी और मध्यम उद्योग विभाग को 22,107.88 करोड़ रुपए। इसका क्या मतलब हुआ, तो औद्योगिक निवेश हो, रोजगार का सृजन किया जा सके, इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, इसलिए भारी और मध्यम उद्योग विभाग में भी आप अच्छी खासी राशि यहां देख सकते हैं। इसके अलावा ग्राम विकास विभाग, इसमें 17,942.73 करोड़, यानी कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, पंचायतें जो है विकसित हो सके, उनका विकास ठीक हो सके, आजीविका जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बेहतर चल सके, इसके लिए भी 17,942.73 करोड़ पर ग्रामीण विकास विभाग को भी आवंटित किया गया। ऊर्जा विभाग की बात करें तो 7,422.27 करोड़ रुपए, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्युत अवसंरचना जो है उसका विस्तार हो सके, निर्बाध बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में भी आप देख रहे हैं 2,000.25 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ताकि हमारी चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो सके, जैसे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके। समाज कल्याण विभाग में
1665 करोड़ रुपए, ताकि सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं उनको और मजबूती दी जा सके, वो और बेहतर तरीके से लागू हो सके। महिला कल्याण विभाग को 1094.40 करोड़ रुपए, ताकि महिला सशक्तिकरण और कल्याण योजनाओं को भी बल मिल सके। लोक निर्माण विभाग को 700.01 करोड़ रुपए, यानी कि सड़क, पुल निर्माण इत्यादि जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत किया जा सके। तो ये विभागीय आवंटन है। साथ साथ अगर हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखें, क्षेत्रवार विवरण देखें, तो आर्थिक सेवाओं को लेकर जो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं उसमें 77% व्यय हो रहा है, अगर हम सेक्टर वाइज डिवाइड करके देखें। और सामाजिक सेवाओं पर यानी कि सोशल सर्विसेज पे आप देखें तो 9,707.74 करोड़ के साथ 16% व्यय हो रहा है। तो ज्यादा जो है इकोनॉमिक सर्विसेज पे सबसे ज्यादा 77% व्यय है इस अनुपूरक बजट में, और सामाजिक सेवाओं में 9,707.74 करोड़ रुपए यानी कि 16%। और उसके बाद 6% जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो इसमें आपके 6% में कर्ज एवं उधार दायित्व है, और साथ साथ सामान्य सेवाओं में 1% है। तो ये इसका सेक्टर वाइज वितरण है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से भी सवाल बन सकता है। अब कुल मिला के निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनुपूरक बजट है, इस अनुपूरक बजट को हम निवेश केंद्रित कह सकते हैं, क्योंकि 70% जो बजट है विशेष रूप से नई पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए है, यानी कि भविष्य में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके, इसलिए पूंजीगत व्यय पर 70% आपको निवेश केंद्रित दिखाई दे रहा है, यह खर्च किया गया है। आर्थिक विस्तार करना यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुल आवंटन का जो 77% हिस्सा है सीधे आर्थिक सेवाओं में, चाहे वो उद्योग हो, ऊर्जा हो, ग्रामीण विकास हो, उनको डेडिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो इस पर भी फोकस है। और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि राजकोषीय घाटा जो है वो पूरी तरह से निर्धारित सीमा के भीतर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे, इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो अनुपूरक बजट 2026-27 स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के स्ट्रैटेजिक चेंज को, यानी कि रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जहां पर वेलफेयर के साथ साथ जो कैपिटल क्रिएशन है और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर हम देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसका जवाब हम अपेक्षित रखते हैं आपसे। तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का कुल आकार कितना है। विकल्प आपके सामने है, इस विकल्प के हिसाब से सही जवाब दीजिए कि 49,019.54 करोड़, 59,019.54 करोड़, 69,019.54 करोड़ या 79,019.54 करोड़। तो इसका सही जवाब दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।